क्या करा भाई? गार्डन गार्डन। चलो भाई, अच्छी बात है, दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाता है, लेकिन गार्डन में फूल मत उगा लियो, ठीक है? हाँ, फूल ही उगाना, सॉरी, झाड़ मत उगा लियो। चलो भाई, तो भैया केमिकल काइनेटिक्स हमने शुरू कर दिया था, और केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या देखा था? केमिकल काइनेटिक्स में हम अब तक देख चुके थे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको बोला, अगर आपसे कहा गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस, तब आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि आप रेट ऑफ रिएक्शन बताइएगा, तब आपको प्रॉपर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपको मैंने बताई थी कि जब तक वो अकेला है तब तक आप क्या निकालेंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन यानी कि उसमें अकेले में ये नहीं कह सकता कि डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस होगा, वो क्वेश्चन डिसाइड करे। लेकिन जब भी आपको दो चीजें मिलेगी, चाहे दोनों रिएक्टेंट मिले, चाहे एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट मिले, दो मिले, एक डाटा गिवन है रिएक्शन का और एक आपको क्या करना है? निकालना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा भाई? उस कंडीशन में आपको अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है? अरे क्लियर है? अरे बोलो भाई। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखिएगा, आपको ये देखिएगा, ये कल मैंने आपको कराया था कि क्वेश्चन दे रखा कि NH3 की रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना। तो हमेशा क्या निकालो? रेट ऑफ रिएक्शन। और कोई भी तुम्हारे पास इक्वेशन गिवन है ना, सबसे पहले आपको उस पूरी इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम आपने भाई यही करना है, ठीक है? सबसे पहला काम जो आपने है भाई, वो क्या करना है? वो यही करना है। आज हम बात करने वाले हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और जहां से जब से अब तक नीट का केमिस्ट्री का एग्जाम जब से आप बने हैं, होने शुरू हुए हैं, तो अब तक कोई साल ऐसा नहीं गया जहां पर आज वाले टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। समझ में आ रही बात? अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन 101% क्या होगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है? चलो शुरू करें भैया, चलिएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे रेट लॉ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? रेट लॉ के बारे में। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, उसके लिए कोई लॉ हमने दिया गया था क्या? उसके बारे में आज हम क्या करेंगे भाई? बात करेंगे। इसके हमारे दो टाइप के लॉ हैं। कितने टाइप के लॉ हैं? बेसिकली दो टाइप के। सबसे पहला जो लॉ हम पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं बेटा डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या नाम है भाई उसका? डिफरेंशियल रेट लॉ। इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अरे पढ़ लिया? नहीं पढ़ लिया? ठीक है। और एक होता है आपका रेट लॉ विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर, ठीक है? अब ये ऑर्डर क्या है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो रेट लॉ क्या हो गया? ऑर्डर के रेस्पेक्टिव। और एक क्या हो गया हमारा रेट लॉ? कौन से वाला? डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या पढ़ा? मान लो मेरे पास में केमिकल रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए, ये किसमें कन्वर्ट हो रही है? स्मॉल बी और कैपिटल बी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल हमने ले लिया। तो अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आर लिखूं तो बनेगा माइनस का 1/a इनटू में डी बाई डी टी ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ या ना? समझ में आ रही बात? इज इक्वल टू प्लस का 1/b इनटू में डी बाई डी टी ऑफ किसकी कॉन्सेंट्रेशन है भाई? ये बी की कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये हमारा रेट लॉ हो गया। कौन से वाला? ये हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया। किसी को कोई तकलीफ है भाई? अरे कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? रेट लॉ विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता रहा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रेट लॉ जो आपको ऑर्डर के रेस्पेक्टिव दिया जा रहा है, उसमें केवल और केवल आप किसको कंसिडर करते हैं? आप केवल और केवल रिएक्टेंट को कंसिडर करेंगे। इसमें प्रोडक्ट को आप यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे। और ये बात अपने नोट्स के अंदर मत लिखना, एग्जाम के अंदर लिख करके मत आना। समझ में आ रही बात? कि देखा ना मैंने, और मुझे बड़ा अचंभा हो कि जब मैंने कहा ना कि लाइन नहीं लिखनी आपको पेपर के अंदर, बच्चा वो लाइन जरूर लिखता है कोई ना कोई नमूना। तो ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि रिएक्टेंट को लेकर के रेट लॉ यहाँ पर फोकस में किया जाएगा, प्रोडक्ट पे यहाँ पर फोकस में नहीं होता। तो होता क्या, ध्यान सुनिएगा। मान लो मेरी एक केमिकल रिएक्शन है, स्मॉल ए से लेकर के क्या बना आपका स्मॉल बी और कैपिटल बी, जहां पर ए क्या है आपका? ये रिएक्टेंट है, बी क्या है आपका? प्रोडक्ट है, और ए एंड बी ये क्या हो गए आपके? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गए। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि चाय बना लो जी, कितनी? 1 कप चाय बना लो, कितना क्या चाहिए? दूध चाहिए। अब वो दूध कितना चाहिए वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्टैंडर्ड चाय बनाने के लिए। समझ में आ रही ना बात? ऐसा थोड़ा ना कि आप लाए, आपने दारू पी के मंडी गए आप चाय बनाने, कैसे करा? लाए जी 5 किलो दूध पलट दिया, 10 किलो चीनी डाल दीजिए, सही बैठ जाएगा रेशो शायद? तो है ज्यादा बैठ जाएगा। चलो 1 किलो दूध में 10 किलो चीनी डाल दी, 2 किलो चाय की पत्ती डाल दी। अब ये दारू वाला भाई, दारू के हिसाब से सही है ना? यो समझो तुम बात को। तो देख बेवड़े की प्रॉपर रेसिपी है ना, कि दारू पी गया 1 किलो दूध डाल के 10 किलो चीनी डाल दी, ठीक है? उसके अलावा क्या डाल दी? चाय की पत्ती डाल दी, फ्रिज में रख दिया पतीला, गैस पे रखने की बजाय है। और गलानों का भाई चाय क्यों नहीं बन रही भाई? ऐसा थोड़े बन जाएगी चाय।
बस चाय बनाने के लिए प्रॉपर रेसिपी तो करनी पड़ेगी ना, तो ए और बी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। समझ में आ रही बात आपको? अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसका रेट रो लिखूं तो पहले तो बात किसके रेस्पेक्टिव लिखा जाएगा, केवल रिएक्टेंट के रेस्पेक्टिव, प्रोडक्ट के रेस्पेक्टिव नहीं लिखा जाएगा। दूसरी चीज, रेट लो अगर मैं लिखूंगा तो रेट लो ये कहता है कि किसी भी केमिकल की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसके जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन के पावर में कुछ फैक्टर होता है जिसको हम एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और उसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं भैया, उसी फैक्टर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका मतलब समझिएगा। सबसे पहली चीज ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो एन की वैल्यू कहीं पर नहीं दे रखी, यहां पर मैंने दे तो नहीं रखी, तो ये एन की वैल्यू सर आई कहां से, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है भाई, आपका प्रैक्टिकल वैल्यू है। भाई ए और बी आपका चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है भाई चेंज। भाई आपको 1 कप चाय बनानी तो उसके हिसाब से आ जाएगा, 2 बनाओगे उसके हिसाब से, 4 कप चाय बनाओगे उसको, ये तो चेंज हो सकता है लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात आपको? अब वो प्रैक्टिकल वैल्यू जो आप है उसे क्या, अब एक एग्जांपल समझिएगा। भाई आपके पास में दो कंटेनर है, कितने कंटेनर है, 2 कंटेनर चाय बनाने वाले हैं। दोनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है 5-5 लीटर का। ध्यान से सुनिएगा, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम क्या है भाई, 5-5 लीटर का है, ठीक है। अब एक कंटेनर में आपने डाल दिया 1 लीटर दूध और एक कंटेनर में आपने डाल दिया 5 लीटर दूध, और दोनों को जो गैस आता है, जो घरेलू गैस हम यूज करते हैं, 2 बर्नर होते हैं उसमें, दोनों को एक बर्नर पे हमने रख दिया और गैस चालू कर दी। क्या बोला मैंने ये बोला कि हमारे पास में क्या है भैया, हमारे पास में 2 कंटेनर हैं, दोनों का वॉल्यूम कितना है भाई, 5 लीटर का, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाला 1 लीटर दूध, ठीक है। इसमें क्या डाल रहे भैया हम, इसमें डाल रहे 5 लीटर दूध। 5 लीटर का कंटेनर है ना, तो इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया पूरा का पूरा 5 लीटर का दूध, यहां पर हमने पूरा का पूरा भर दिया। ध्यान सुनिएगा, उसके बाद में हमने क्या रखा, इसको भी हीट दी, और उसके बाद में क्या रखा, इसको भी हीट दी। मेरा पहला सवाल कि कौन सा दूध ऐसा है जो जल्दी उबलेगा, कॉमन सेंस वाला है भाई, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। बताओ कौन सा ऐसा दूध है, कौन सा ऐसा कंटेनर है जो जल्दी उबलेगा, नंबर 1 वाला। आ रही बात है, ध्यान सुनिएगा, मेरी बात बड़ो सुनिएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नंबर 1 वाला क्यों उबल रहा है भाई जल्दी यहाँ पर दूध, लेकिन सर आपने तो ये बताया था लास्ट क्लास में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डायरेक्टली डिपेंड करेगी, हाँ है ना? अरे बोलो, नहीं बताया था सर, हम भूल गए, कहां गया फैक्टर, ये ले भाई हमारा, ये ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन है। सर जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगी, प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। बात तो सही है सर आपकी, लेकिन सर ये एक्चुअल में हुआ क्या? अरे कोई ना कोई प्रैक्टिकल वैल्यू भी तो रखी, तुमने नहीं रखी। अब वो प्रैक्टिकल फिनोमिना क्या है? वो प्रैक्टिकल फिनोमिना तो यही था ना कि आप कहां पर रख रहे, कितने में रख रहे। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? ये आपने क्या रखा सर, यहाँ पर क्वांटिटी कम है, यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी ज्यादा क्यों है? जल्दी उबाल क्यों मारा? इसलिए जल्दी उबाल इसलिए मारा क्योंकि मास्टर जी के यहाँ पर और भी फिजिकल फैक्टर, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, वो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिसमें सरफेस एरिया से ज्यादा मिलेगा। एक बेसिक एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा आपसे, ठीक है? आ रही बात समझ में? मैंने क्या लिया, बेसिक एग्जांपल लिया, इससे कोई लॉ कंक्लूड मत कर लेना आप, ना कोई अपनी डेफिनेशन माइंड में सेट कर लेना, ये केवल समझाने के पर्पस से। समझ में आ रही बात? तो क्या बोला मैंने कि दादा ये जो हमारा 1 लीटर का कंटेनर है, इसका दूध, ये जो इसके अंदर जो मिल्क मौजूद है वो जल्दी उबलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है। अब मैं सिनेरियो कर देता हूं चेंज, सिनेरियो क्या कर दिया, चेंज। इस बार मैंने इसमें भी क्या भर दिया, इस बार भैया मैंने इसमें भी अपना पूरा का पूरा 5 लीटर दूध ही पूरा का पूरा भर दिया। ध्यान सुनिएगा, दोनों के दोनों कंटेनर में कितना दूध है, 5 लीटर दूध है। अभी ध्यान सुनिएगा, अब ये तो है तुम्हारा जो घर के अंदर घरेलू गैस है, हरी बात समझ, और इसके नीचे मैंने लगा दी बड़ी सी भट्टी। क्या लगा दी भैया, बड़ी सी भट्टी लगा दी। अब मुझे बताओ कौन सा जल्दी उबलेगा? अब भी नंबर 1 वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, कंटेनर वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन ये वाला क्योंकि इस बार हमने टेम्परेचर को, समझ पा रहे हैं? यानी कि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन तो डिसाइड करेगी, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ साथ कोई अदर फैक्टर भी होगा जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा, जैसे इस पहले वाले केस में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर था। नहीं समझ में आ रही? तो उसी एक्सपेरिमेंटल फैक्टर को मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलूंगा, जो केवल और केवल किसके रेस्पेक्टिव निकलेगा, रिएक्टेंट के रेस्पेक्टिव निकलेगा, प्रोडक्ट के रेस्पेक्टिव हम उसको नहीं निकाल सकते। यहां तक कहानी समझ में आए कि नहीं है? डेफिनेशन कोई नहीं पूछने का, लेकिन केवल समझ में आ जाए कि ऑर्डर क्या है। जब भी मैं ऑर्डर बोलूं तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ऑर्डर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अलग कहानी है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, सॉरी थ्योरेटिकल डाटा है, वो चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल कैसे चेंज होगा सर? देखो मैंने बोला सर H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस कितना आ गया, H2O। अरे आगे नहीं आ गया, ठीक है। अब मैं इसे, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 का, हाफ का और 1 का, हाँ है ना। अब अगर भैया मैं से पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फैक्टर क्या बना हमारा, 2H2 प्लस O2 गिव्स अस क्या बन गया, 2H2O। तब कितना बन गया भाई हमारा, ये 2 का, 1 का और 2 का आ गया। चेंज हुआ? अरे चेंज हो गया क्या?
ऑर्डर नहीं चेंज होगा। समझ में आ रही बात? तो क्या है सर, कहानी ये निकली कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को तो डिपेंड करेगी, लेकिन उसकी रेज टू द पावर में कोई ना कोई एक फैक्टर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, और वो केवल और केवल प्रैक्टिकल वैल्यू होगा। एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल हम उसको नहीं निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? पहली चीज। अच्छा जी, उसके अलावा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है सर, क्या करना पड़ेगा, हटाना तो पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या लाते हैं मैथ्स में, एक कांस्टेंट लाते हैं। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे ही मैंने हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया जिसका नाम क्या है, के, और a टू द पावर क्या आ गया भाई हमारा, n आ गया। तो ये क्या है हमारा, ये रेट लॉ विद रेस्पेक्ट टू क्या है, ऑर्डर है, जहां पर k क्या होता है, k होता है बेटा हमारा रेट कांस्टेंट। क्या होगा भाई हमारा, k होगा रेट कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही बात? अरे भाई बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है? k क्या हो गया भाई हमारा, यहाँ पर रेट कांस्टेंट निकल के आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा। उसके अलावा सर अगर ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट मौजूद है, चलिएगा उसका एग्जांपल लेते हैं। उसमें कैसे निकलेंगे सर, एक रिएक्शन है मेरे पास में, हमने क्या बोला कि 3a प्लस 4b प्लस 5c गिव्स अस 7d। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली, ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशियल रेट लो, अब वर्ड मेरे ध्यान से सुना करना, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, डिफरेंशियल रेट लो। डिफरेंशियल रेट लो अगर मैं इसका निकालू तो माइनस का 1/3 d/dt ऑफ a आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई, आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आएगा, माइनस का 1/4 d/dt, बोलना करो यार, d/dt ऑफ b आएगा कि नहीं आएगा, इज इक्वल टू में क्या आ सकता है, माइनस का 1/5 इंटू d/dt ऑफ क्या आ सकता है, c आएगा, इज इक्वल टू में प्लस का 1/7 इंटू में d/dt ऑफ क्या आ सकता है, d आ सकता है। कौन सा रेट लो हो गया, डिफरेंशियल रेट लो हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या लिखता हूं भैया, अब इसके लिए मैं लिखूंगा आपका कौन सा रेट लो, रेट लो विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर। तो सबसे पहले तो बात, मुझे इसका कोई जिक्र नहीं करना, केवल किसका जिक्र करना भाई, इसका जिक्र करना। नहीं आ रही समझ में बात? आ रही है ना? अब इसके लिए रेट निकालो, तो R इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट तो रहेगा, तो A की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या लिखना, नहीं n नहीं लिखना, लिख लो P। 3 भी नहीं लिखना क्योंकि ये दिख रहे हैं ना, तो मैं बहुत नहीं दिखता, ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं आपको। B की पावर में क्या लिख लो भैया, Q, C की पावर में क्या लिख लो, R लिख लो। ध्यान सुनिएगा, P, Q और R यही तो है तीनों की तीनों पावर। अरे है क्या, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। अरे हुआ नहीं हुआ, इसी को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, इसी को बोल देंगे हम n बोल देंगे। तो ये n क्या है हमारा, n आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। निगेटिव, पॉजिटिव, हाफ, जीरो सब हो सकता है। आरी बात, हाफ, आधा, फ्रैक्शन, निगेटिव, पॉजिटिव, अटरम, सटरम, नटरम, पटरम सब ऑर्डर में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑर्डर समझ में आया, कैलकुलेट कैसे। अब एक इक्वेशन में आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि क्वेश्चन ये गिवन है, कि मेरे पास में एक रेट लो गिवन है, r इज इक्वल टू a टू द पावर 3/2 और b टू द पावर 2 है। आ रही बात समझ में? ये क्या है, ये रेट लो ऑलरेडी गिवन है, k a टू द पावर, दोबारा लिखते हैं इसे, ठीक है। एक इक्वेशन है कि r इज इक्वल टू k, a टू द पावर क्या आ गया भाई हमारा 3/2 और b टू द पावर क्या आ गया 2 आ गया। कैलकुलेट क्या करना है आपको भाई, कैलकुलेट करना है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताओ भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करोगे? तो n की इज इक्वल टू क्या का, n की 3/2 प्लस क्या कर दो, सीधा सीधा 2 कर दो। नहीं यार समझ बात? तो 2 दूनी 4 और 3 7, पागल 3.5 कहां से आ गया, 7। हाँ मैथ्स का स्टूडेंट है तो सही करा। तो ये क्या आ गया आपका 7/2, 2 दूनी 4 और 3 7, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 3.5 आ गई। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, इसका ऑर्डर आगे निकालना। अब अगर मैं बोलूँ कि इसका ऑर्डर निकालो, जी मुझे क्या पता क्या ऑर्डर है इसका, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, दिमाग चल गया तुम्हारा। इसका ऑर्डर तो फिर मैं ऐसे निकाल लूंगा P + Q + R की फॉर्म में, अगर तुम नहीं देने के तो, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा यंत्र तो है नहीं जिसमें मैं ऑर्डर निकाल सकूं। ना कोई तुम ऐसा कुछ बता सकते कि अल्लाह भैया क्या है, कौन सा ऑर्डर है, किस तरह से। नहीं आ रही समझ में बात? अरे आ रही है ना? तो इस चीज के बारे में क्या रखें भाई, इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आएगी नहीं है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है? ये तो था हमारा किसके बारे में, ये था हमारा ऑर्डर के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम किसके बारे में बात करते हैं भैया, अब हम बात करते हैं भैया ऑर्डर के हिसाब से कैलकुलेट करना। ऑर्डर कौन कौन सा हो सकता है, बेसिकली जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उनसे हम एक रेट लॉ और नया वाला डिराइव करेंगे जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या नाम दिया भाई मैंने, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब समझते हैं, जिसे क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया, ज्वाइन किया गया। और कितने रेट लॉ है हमारे यहाँ पर, 2, डिफरेंशियल रेट लॉ विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर, उन दोनों को मिला करके एक नया रेट लॉ डिराइव करते हैं। उसी रेट लॉ को हम क्या बोलेंगे भाई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के नाम से जानते हैं। नहीं आ रही समझ में बात? अरे आ रही है ना? वीडियो चल रही भाई? ठीक है चलो, कितनी देर की हो गई? चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात है भाई, बढ़े आगे, बढ़ जाऊं? चलिएगा, तो सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए भैया, जीरो ऑर्डर
रिएक्शन। ऑर्डर कितना है? 0 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, हाँ या ना? कॉमन सेंस की बात है, ध्यान सुनेगा। देखिए जरा कौन है, देखो वो कौन सा उत्तर ले गया। जाइयो जरा, एक दो ही चले जाओ बस, अपना एक दो ही चले जाओ यार, सारे ना जाओ, जिसके होगा उठा लियो। ओ कुत्ता उत्ता घुस गया। चलो भाई इधर ध्यान दो, बाकी वो कर लेंगे। ले आ ईशान, चले जाइए बेटे, ले आइए जाके, चलिए जाके, चलो जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा, तुम बैठ जाओ, लेके आ, देख ले जिसका भी है। हाँ भाई अब ध्यान सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? अब देखो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ सर, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या लेते हैं? एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं। अगेन वही वाली अपनी किसी पिटे कहानी कि स्मॉल ए कैपिटल ए गिव्स अस क्या है? स्मॉल बी कैपिटल बी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, चलो इसे भी छोड़ दो आप, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा देता हूं मैं, एक इक्वेशन ले लेता हूं ए से बी, यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने क्या मान लिया? 1:1 का मान लिया। इजी पड़ता है थोड़ा सा इसे समझने के लिए। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में लेके आऊंगा, थोड़ा सा और ज्यादा टिपिकल होता है, हालांकि वो कांस्टेंट वैल्यू होती है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, वो बाहर निकल जाएगी, उससे इसको कोई लेने देने, लेकिन फिर भी हम इजी बनाने के लिए 1:1 का रेशियो ले लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए आप क्या निकाल लो? सबसे पहले आप इसके लिए निकाल लो डिफरेंशियल रेट लो। तो डिफरेंशियल रेट लो क्या है हमारा? R इक्वल टू माइनस का डी ऑफ ए बाई डी टी। हुआ कि नहीं हुआ? डी बाई डी टी ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद मतलब विद वो आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वही क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, डिफरेंशियल रेट लो। इक्वेशन नंबर 1 आ गई कि नहीं आ गई? कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब मैं निकालता हूं कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा? के ए की कॉन्सेंट्रेशन, ए टू द पावर में क्या लेना? 0 क्यों लिया? n की वैल्यू 0। समझ में आ गई यहां तक बात? तो अगर क्योंकि रिएक्टेंट एक है ना, तो पूरा का पूरा n उसमें कर दो, और अगर रिएक्टेंट 10 है ना, तो n को उसमें तोड़ दो, पी क्यू आर एस टी प्लस क्यू सबका समय ना आएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो के ए की पावर क्या रखनी भाई? 0 रखनी, कोई दिक्कत वाली बात है? के की पावर क्या रखनी भाई? 0। के की पावर 0, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? खुदा होता है, याद रखिएगा। ए की पावर 0 का मतलब ही 1 है। ए की पावर 0 का क्या मतलब है? 1 है। तो k इंटू 1 यानी कि r बराबर k के आया कि नहीं आया? तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हुई कि नहीं हुई? देखो सर आपने रिप्रोडक्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे रिएक्टेंट का जो रेट लो बनाना है ना, वो रेट लो रिएक्टेंट को लेकर के बनाना है। समझ में आ रही बात? यानी कि ऑर्डर वाला रेट लो है ना हमारे पास में, तो ऑर्डर वाला रिएक्टेंट के रेस्पेक्टिव है, तो इसलिए मैंने यहाँ का भी डिफरेंशियल का भी क्या उठाया? केवल रिएक्टेंट उठाया। क्या ये भी रिएक्टेंट का रेट लो है? हाँ या ना? क्या ये भी रिएक्टेंट का रेट लो है? दोनों ही r की वैल्यू है। क्या मैं इक्वेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया सर? मैंने किया 1 बराबर 2 किया। 1 बराबर 2 करने पर क्या आया? माइनस का d ऑफ a बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आया? k आया कि नहीं आया? अरे आया। अच्छा ये dt की वैल्यू यहां से इधर चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत है? तो ये वैल्यू मेरे पास में क्या बनेगी? ये वैल्यू बनेगी कि d ऑफ a इज इक्वल टू माइनस का k डॉट dt। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। अच्छा कहीं पर अगर डिफरेंशिएशन आ जाए तो उसको काटने के लिए क्या लाना पड़ता है हमें? मैथ्स का कॉमन सेंस की बात है भाई, फिजिक्स में भी तो पढ़ते होंगे। कहीं पर अगर डिफरेंशिएशन आ जाए तो उसको काटने के लिए, उसके अपोजिट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेके आना पड़ेगा भाई? इंटीग्रेशन लेके आना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो मैं क्या इसका भी इंटीग्रेशन कर सकता हूं? इंटीग्रेशन मैंने इस पूरे का भी क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया, और इसका भी क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन में क्या लगानी पड़ती है? लिमिट्स लगानी पड़ती है। लिमिट्स लाओ, कहां से लाते हैं? चलो कोई बात नहीं, अब रुक जाओ, लिमिट्स अभी बनाते हैं ना, तो हमारे हाथ की बात है ना। इसे लो, इसे थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं भैया, इस भाई साहब को थोड़ा सा छुटका कर देते हैं कि तू यहाँ पे आ जा, हमारा काम यहां से हो जाएगा। ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पर जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो A की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं C0 मान लूंगा, B की कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी कि नहीं होगी? बताओ भाई, आया ना? T इज इक्वल टू टाइम t, जिस टाइम पर मुझे रेट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या A की कॉन्सेंट्रेशन अभी C0 ही रहेगी क्या? नहीं, कम होगी ना। कितनी कम होगी? मान लो C0 में से x घट गई तो B कितना बनेगा? x बनेगा। क्या C0 माइनस x को मैं क्या लिख सकता हूँ? CT लिख सकता हूँ, हाँ या ना? तो मुझे बताओ कि A की कॉन्सेंट्रेशन C0 से CT पर चेंज जारी कि नहीं जारी? अरे जारी नहीं जारी। B की कॉन्सेंट्रेशन 0 से x पर जारी। क्या मुझे B से कोई लेने देना है क्या? नहीं। तो गोली मार दो, मुझे केवल किससे लेने देना? A से। तो A की कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां चेंज हो रही सर? C0 से CT पर चेंज हो रही, और इस दौरान टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा? 0 से
टी पर चेंज हो रहा है। ये बात बताओ यहां तक समझ में आएगी नहीं है? दोबारा सुनिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन हमारी ए की है, तो सी नोट से कहां चेंज हो रही है? सी टी पर चेंज हो रही है। ए की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम 0 से टी पर हो रहा है। तो जहां जहां भी तुमने ए देखा वहां पर उसकी चेंज की कॉन्सेंट्रेशन लगा दो, यानी कि ए यहां है ना, तो यहां पे टाइम का मत लगा देना। ए लिख रहा ना, तो केवल ए वाला चेंज वाला लगाना आपको। तो ए कहां से कहां हो रहा? सी नोट से सी टी की तरफ को चेंज हो रहा है। जो इनिशियल है वो कदमों में, जो फाइनल है उससे सिर पे। समझ में आ रही बात? ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलिएगा। उसके बाद में के डी टी है। अरे है सर, के तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना? नलिफाई। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है। समझ में आ रही बात आपके? अब कोई इंपैक्ट नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, और इंटीग्रेशन का साइन मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन का साइन मैं यहां से हटाने के बाद में मैं क्या कर देता हूं कि माइनस का के मैंने बाहर निकाल लिया, और ये क्या हो गया मेरा? dt हो गया, और मैं केवल और केवल इस dt का इंटीग्रेशन लेता हूं। समझ में आ रही बात? अब dt मतलब चेंज इन टाइम पीरियड। चेंज इन टाइम पीरियड कितना हो रहा? 0 से t पर। तो कदमों में किसे डाल दिया? 0 को, और सिर पे किसे बिठा लिया? t को बिठा लिया। आ रही बात समझ? अब ध्यान सुनिएगा। अब यहां पर होता क्या? यहां पर ये होता है, जब भी तुम ये वाली कंडीशन करते हो तब आपका डिफरेंशिएशन से क्या कट जाता है? इंटीग्रेशन कट जाता है। यहाँ के डिफरेंशिएशन से क्या कटा? इंटीग्रेशन। क्या बचा? डब्बे में a बचा कि नहीं बचा? अरे बचा। जैसे डब्बे में ए बचा, तो ये सी नोट जो इंटीग्रेशन के पास में था, इसे कहां लिख देना आप? यहां पर, और इसे कहां लिख देना? यहां पर। ये मैथ्स में पूरा समझाया जाता है, फिजिक्स में भी अच्छा खासा समझाया जाता है, लेकिन अब तुम्हारे याद नहीं होता, तो मैं इसलिए अपने तरीके से समझा रहा, ये सोच करके तुम्हारे पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भाई। इसके इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट गया, जाहिर सी बात है। समझ में आ रही बात? तो क्या बचा? डब्बा बचा, सीटी बचा, सी नोट बचा, सी टू को यहां रख दो, सी नोट को उठा के रख दो, यहां पर रख दो, इज इक्वल टू माइनस का के तो एज इट इज रहेगा, हाँ ना। जो डिफरेंशिएशन से क्या कटा? इंटीग्रेशन। डब्बे में क्या बचा हमारा? टी बचा। तो टी की लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से टी तक। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन एक बार आपको सी टी लेनी, ए की कॉन्सेंट्रेशन आपको सी नोट लेनी, और ऊपर वाले में से नीचे वाली को माइनस कर देना। समझ में आ रही बात? टी की जगह पर एक बार आपको टी लिखना, टी की जगह पर आपको 0 लिखना, और ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं करके बता देता हूं कि ए की जगह पर क्या लिखा भाई मैंने? सी टी लिखा। आ रही बात समझ में? आ गया। उसके बाद में सी नोट लिखा जाएगा ए की जगह पर, लेकिन वो क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस करना पड़ेगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी होगी। आ रही बात? इज इक्वल टू माइनस का के तो एज इट इज रहा, टी की जगह पर एक बार क्या लिखूंगा मैं? टी, और माइनस क्या रखना पड़ेगा? 0। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये वैल्यू मेरी बन जाती है सी टी माइनस सी नोट इज इक्वल टू माइनस का के टी। बोलो भाई, ये आपका क्या आता है? इसी लॉ को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अरे क्या बोला जाएगा भाई? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई? तो ये क्या हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? हाँ सर, कर सकते हैं। अगर मैं यहां से सीटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, तो माइनस का के टी प्लस सी नोट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई। अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो कुछ कुछ पहचानने से लग रही इक्वेशन नहीं है, मैं बता देता हूं। एक ग्राफ आता है y इक्वल टू mx प्लस सी का आता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या होता है? इंटरसेप्ट। ग्राफ किस किस के बीच में? एक्स एक्सिस पर क्या है? आपका टाइम है। y एक्सिस पर क्या है? आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। ध्यान सुनिएगा। तो एक्स एक्सिस पर ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी क्या हो गई भैया? y एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस पर क्या है? आपका टाइम है, और y एक्सिस पर क्या है? आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। सी के नोट का मतलब क्या है? कि कुछ ना कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी। अच्छा, सीटी की वैल्यू ज्यादा होगी, सी नोट की वैल्यू ज्यादा होगी। सी नोट की वैल्यू तो मैक्सिमम होगी ना, तो वो मैक्सिमम पॉइंट क्या मैं यहां पर मान सकता हूं क्या? सी नोट का। अरे मान सकता हूं। उसके बाद में स्लोप क्या है? एम मतलब निगेटिव के, माइनस का के, तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे माइनस का के। ये हमारी के की वैल्यू होगी। ये इस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करने का क्या हुआ भाई? तरीका हुआ। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई नहीं है? तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सीटी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नोट, या फिर सीटी माइनस सी नोट इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का के टी आ गया। बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में बात? अच्छा, सीटी माइनस सी नोट को आप देखो, वैसे तो इतना एडवांस लेवल आपका आता नहीं है, लेकिन सीटी की वैल्यू क्या है? सी नोट माइनस एक्स है कि नहीं है? है नहीं है? सी नोट माइनस एक्स है, तो सी नोट माइनस एक्स हो गया, माइनस का सी नोट हो गया, इज इक्वल टू माइनस का केटी आ गया। माइनस के सी नोट से प्लस का सी नोट कटा, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस का केटी बचा, माइनस से माइनस खत्म, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? केटी आ गया। मतलब यहां पर वो घुमा कर गए। इतना एडवांस लेवल का, ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपका नहीं आएगा, इसीलिए मेरी बात को नजरअंदाज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? वो मेरे खाज उठ रही थी थोड़ी सी, तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये सब नतीजे खाज के ही, कोई टेंशन वाली बात है भाई? क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, करके देख लियो भाई। समझ में आ रही बात? सेकंड डेरिवेशन की तरफ हम बात करते हैं। चलिएगा, अब हम बात करेंगे भाई, पहले हाफ लाइफ करा देता हूं, या हाफ लाइफ एक साथ ही कराऊंगा? अरे नहीं, तुम अभी कर लो यार हाफ लाइफ। ठीक है, अब हम इसे हैं नहीं, धनी हाफ लाइफ तो एक ही लाइन का है।
अब हम बात क्या करेंगे, क्योंकि पूरा होगा भाई आज तो कोई दिक्कत नहीं है, बचा क्या, जब तो इतनी आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं तुम्हें। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे भैया हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब क्या है उसे आप समझिएगा, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब समझिएगा। देखो क्या है हाफ लाइफ का मतलब, वो टाइम पीरियड है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हाफ लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, जीवन मतलब कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, तो हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जिसमें आप टी को रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से, समझ में आ रही बात। और इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर आपकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना सी नोट, वो हो जाएगी हाफ, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके सी टी। कहने का मतलब क्या है, इसे घुमा के अगर मैं लिख सकता हूं कि वो टाइम पीरियड है जिसमें आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी हो जाएगी, सी नॉट बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये उसका क्या होता है, ये उसका हाफ लाइफ होता है। सिंस हम जानते हैं, अभी इक्वेशन निकाली ना कि सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी, अरे वही तो निकाल ली भाई पीछे, सी टी माइनस सी नोट, बस ये आपको याद है करनी, लेकिन मैंने लिख दी सी टी माइनस सी नोट इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का के टी हो गया। ठीक है, सी टी की जगह पर क्या लिखो सर, सी नोट बाई 2, माइनस का क्या हो गया, सी नोट, माइनस का के टी की जगह क्या लिखो, के टी हाफ लिखो। आपको टी हाफ की वैल्यू निकालनी, ठीक है। उससे पहले ये आधा, ये एक, आधे में से एक गया आधा, लेकिन माइनस का, तो वैल्यू क्या है, माइनस का सी नोट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का के टी, और ये क्या हो गया, हाफ हो गया, माइनस से क्या हुआ, माइनस का खत्म। और अगर मैं यहां से टी हाफ की वैल्यू निकालू तो वो वैल्यू बनती है मेरी सी नोट बाई 2 के। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। जितनी ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लोगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, हाफ लाइफ होगा। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। अच्छा इधर से क्या आया, अगर मैं जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन बताऊं कि ए टू द पावर जीरो हो गया ना, कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। देख लो भाई कहां है, ए की पावर जीरो लगता तो सब 1 हो गया ना, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या नहीं करेंगे, डिपेंड नहीं करेंगे। लेकिन सर अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो गए, बेटा अगर 10 भी रिएक्टेंट हो गए ना, तो सबकी वैल्यू तुम्हें क्या रखनी पड़ेगी, जीरो रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, अगर तुमने किसी में भी 1 रख दिया ना तो सबका सम तो 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। ऐसे समझिएगा कि मैंने बोला कि P प्लस Q प्लस R प्लस S 4 मान लो, A की पावर क्या मान ली, P मान ली, B की पावर Q, C की पावर R, D की पावर S, ठीक है, ये मान ली नहीं मान ली, तो बेटा सब जीरो रखनी पड़ेगी तुम्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। क्यों रखनी पड़ेगी, तुम एक को भी 1 रख दो, देखो रख के किसी एक को भी 1, हाफ रख के देख लो भाई, चेंज जीरो से चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये फाइनल वैल्यू जीरो रखनी तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, एक ही तो कंडीशन है। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है भाई, नहीं आ रही समझ बात, ठीक है। तो इस तरह से क्या रखना भाई आपने, इस तरह से ये यहाँ पर ध्यान रखना है। बोलो भाई क्या हाफ लाइफ वाला पोर्शन समझ में आ गया, नहीं आ गया, क्लियर है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया, अब हम बात करेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वही हुआ जो आप लिखने वाले हो सर, और वो है n की पावर 1। कोई दिक्कत वाली बात है, वही सेम हमारी रिएक्शन है कि हमारी रिएक्शन क्या है, ए से किसमें चेंज हो रही, बी में चेंज हो रही। टी इज इक्वल टू 0 पर ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, सी नोट, बी की कितनी, 0। टी आफ्टर टाइम, टी के पीरियड में इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी टी मान लो, सी नोट माइनस एक्स हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, एक्स हो गई, सी नोट माइनस एक्स आ गई, क्लियर है। अगर मैं इसके लिए रेट रो लिखूं, डिफरेंशियल रेट रो, क्या लिखूं बेटा, डिफरेंशियल रेट रो, तो आर इज इक्वल टू माइनस का डी ऑफ ए बाई डी टी होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 होगी। अगर मैं इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो लिखूं, ठीक है, और डेरिवेशन में लिख लेना है कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डकवर्थ लुईस नियम नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या, ये आ गया अकॉर्डिंग टू आपके या विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है हमारा, विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, K ए टू द पावर क्या लिखना है इस बार, 1 का मतलब 1 है। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, K और A के बराबर आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2। क्या कहानी करनी सर हमें, 1 बराबर 2 के, किसके बराबर करनी, 1 बराबर 2 के। तो 1 क्या है हमारा, माइनस का डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 क्या है, K इंटू ए आ गया। अरे आगे नहीं आ गया भैया, जब आप A को करोगे और इधर T रखोगे, मतलब वो करोगे, तो ए वाले तो एक साइड लेके आने पड़ेंगे ना। तो ये क्या किया मैंने, इसको चेंज किया कि माइनस का डी ऑफ ए बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, माइनस का साइन में यहां से सेटिस्फाई अभी कर देता हूं, इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का K डॉट
dt। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अगेन डिफरेंशिएशन में अब आगे अपने परफेक्ट जगह पर आ गए। अब क्या करना आपको, इंटीग्रेशन। ले भाई इसका मैंने इंटीग्रेशन यहां कर दिया और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दूं यहीं पर। भाई k कांस्टेंट होगा तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसका तो तुम्हें पता ही है क्या वैल्यू रहेगी, kt रहने वाली है अल्टीमेटली माइनस की kt। अबे पीछे करा नहीं करा, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, तो ये वैल्यू क्या होने वाली डायरेक्ट, ये kt माइनस kt होने वाली है। तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं, डायरेक्ट कर दिया कि मैंने क्या की kt। अब इसमें देखेगा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब भी आपके लिए dx बाई x लिखा रहेगा, क्या बोला मैंने, जब भी आपको लिखा रहेगा dx बाई x, उसकी जगह पर लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x, या फिर लिखा जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 में क्या लिखेंगे भैया, हम x लिखेंगे। आपने क्या रखना, याद रखना। लेकिन मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करता, मैं आपको केवल कह रहा हूं कि dx बाई x की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, ln ऑफ x। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद रख लो इतना कि जब भी आप जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू लॉग में कन्वर्ट हो जाएगी, नेचुरल लॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये dx बाई x होगा, तो ln ऑफ x आएगा। ln ऑफ x की जगह में क्या लिख सकता हूं, ln ऑफ a लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। अच्छा एक चीज भूल गया मैं इसमें, बोलो क्या भूल गया, लिमिट डालनी। ए की कंसंट्रेशन कहां से कहां चेंज हो रही बॉस, सी नोट से सी टी की तरफ, तो सी नोट से कहां पर चेंज हो रही, सी टी की तरफ। टी की कंसंट्रेशन 0 से टी की तरफ, तो ये ln ऑफ क्या हो गया, ए हो गया। अब इसका क्या लिखो यहाँ पर, ये हमारा सी नोट आ गया और ये क्या हो गया, सी टी आ गया। ये पूरा का पूरा पीछे सॉल्व करके आया, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस के टी के बराबर आ गई। अच्छा ln तो जुगा तो रहेगा, अरे क्या रहेगा, ln जी तो जुगा तो रहेगा, अंदर क्या लिखूंगा, ln ऑफ सी टी माइनस सी नोट, अरे लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। और फिर मैं ln को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट के ln ऑफ सी टी माइनस ln ऑफ सी नोट लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस का kt। बताओ भाई बताओ, पीछे की इक्वेशन क्या थी, सी टी माइनस सी नोट इज इक्वल टू माइनस का kt, और फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, ln ऑफ सी टी माइनस ln ऑफ सी नोट माइनस का kt। और अगर मैं यहाँ पर ln ऑफ सी टी की वैल्यू निकालता हूं तो वो माइनस का kt प्लस का ln ऑफ सी नोट निकल कर आएगा। अरे भाई पिछला ही तो चल रहा है यार, ln ही तो बढ़ाया मैंने, और ln बढ़ा क्यों, इस बदतमीज की वजह से, नॉनसेंस की वजह से। नहीं आ रही समझ बात, अरे आ रही ना। तो ये क्या हो गई, ये मेरा वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम तो सर ln की कैलकुलेशन नहीं आती, हमें कौन सी कैलकुलेशन आती है, हमें तो लॉग की आती है। तो ln को कन्वर्ट कर लो, तो मैं यही वाली इक्वेशन उठाऊंगा, ये वाली, ठीक है। तो ln ऑफ x को कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2.303, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नेचुरल लॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन है ln ऑफ सी टी माइनस ln ऑफ सी नोट इज इक्वल टू माइनस का क्या हुआ, kt हुआ। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, है भाई। अच्छा माइनस का साइन इधर सेटिस्फाई इधर ही कर देता हूं मैं, ठीक है। माइनस का साइन इधर सेटिस्फाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ln ऑफ सी नोट माइनस ln ऑफ सी टी इज इक्वल टू प्लस का kt बनेगा, नहीं बनेगा। यहां तक तो बताओ पहले, सबकी समझ में आगे नहीं आगे भाई, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसकी समझ में ना रहा हो, सैफी साहब कोई परेशानी नहीं, हाँ भाई बेटे सबसे पीछे बैठा जो तू, कोई दिक्कत वाली बात है, वैसे तेरा ध्यान कम है यहाँ पे, लेकिन वापस आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान भटकना इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। आपको पता है कि मेरा ध्यान भटक गया, वो जरूरी है, ठीक है, तो वापस आ जाओ। तो ये आपको क्या रखना है, ये आपने यहाँ पर बेटा बहुत आराम से चल रहा है, ये रेगुलर क्लास वाला जितना ही कंटेंट पढ़ा रहा है, इसमें पूछ लो चाहे रेगुलर वाले बच्चे इतना ही पढ़ाया था, उससे फादर रेगुलर वाले कह रहे हैं हमें तो ध्यान ही नहीं है जी, हमें तो वही नहीं ध्यान है तुमने कल क्या पढ़ाया था, ठीक है। चलो भाई, हाँ जी तो आया करो भाई, कौन सा था, है वे तू बोल रहा था, तो बोल रहा भी नहीं यार, अभी बताऊंगा, रुक जाओ 2 मिनट रुक। अभी एक नंबर है मेरे पास में, वो 78 से था शायद, कुछ नंबर करके आया था अभी कुछ दिन पहले, मैं अभी बात करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है। नहीं वो अभी नंबर आया था ना, मैं उनसे बात करूंगा एक बार। तो ये क्या बन गया हमारा, ln ऑफ सी नोट आ गया। अब ln की जगह क्या ले लो भैया, ले सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ln की जगह क्या लिख दिया सर, 2.303 लॉग बेस 10 में सी नोट आ गया, नहीं आ गया, आ गया। इधर भी तो ln है, तो इधर भी क्या लिख सकता हूं, 2.303 log बेस 10 में ct आ गया इज इक्वल टू kt आ गया कि नहीं आ गया। इन दोनों में क्या मैं 2.303, भाई log कॉमन मत ले लो, किसी ने log कॉमन ले लिया ना बहुत मारूंगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ 2.303 कॉमन ले लिया, क्या वैल्यू बच गई आपकी, log बेस 10 में सी नोट माइनस log बेस 10 में क्या आ गया, ct इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, kt आ गया। अरे आया कि नहीं आया, अरे लगा ले यार, ले 10, कॉमन सेंस की बात है तो यार, ले 10 लगा लिया, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा एक एंटिटी लॉग की कुछ एंटिटी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, मैं साइड में लिख रहा हूं। अगर मेरा है dx बाई x, वो क्या हो गया मेरा ln ऑफ x, ln को कन्वर्ट करना है लॉग में, तो 2.303 लॉग बेस 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रही बात। अगर मेरा है log a इंटू बी, क्या है भैया log a इंटू बी, वैल्यू हो जाएगी log a प्लस log b की। अगर मेरा है log a अपॉन b, तो वैल्यू हो जाएगी log a माइनस log b। अगर मैंने बोला कि log a टू द पावर b, तो जिसे सिर पे चढ़ाया
से कदमों में लगा के पटक दो तो ये क्या बनेगा हमारा बी लॉग ए। ये एंटिटी आपको क्या रखनी, याद रखनी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताई थी, यहाँ पर ही बताई थी, 2 चैप्टर में लॉग की वैल्यू दोनों इस तरह से आपको क्या होगी, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बात समझ। अच्छा बताओ, ये लॉग सी नोट माइनस सी टी, ये कुछ इसके जैसा आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं ए बाई बी आएगा नहीं, तो मैं इसकी जगह ध्यान सुनिएगा 2.303 तो ऐसा कैसे लिखा रहेगा, तो लॉग सी नोट माइनस सी टी, ये तो ए आ गया, ये क्या है, ये बी है, हाँ है ना, तो ये क्या हमारा लॉग सी नोट बाई सी टी हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, के टी के बराबर हुआ। और यहां से के की वैल्यू वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अगर मैं के की वैल्यू निकालूं तो टी इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो फॉर्मूला मेरा बनेगा 2.303 बटे में टी लॉग सी नोट बाई सी टी, ये मेरा के का फॉर्मूला आएगा। इसे मैं कह रहा हूं, याद कर लो भैया, बिल्कुल याद कर लेना, बहुत काम का फॉर्मूला है, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पर हैं, इस चीज को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, है भाई, क्या हुआ? अरे बेस 10 ही है सब वैल्यू भाई, एलन अगर मैंने चेंज कर दिया, आपको लॉग 10 के अलावा कोई और देंगे ही नहीं। हाँ, आपको जो भी अगर लॉग के नीचे 10 ना लिखा ना, तो समझ जाना कि आपको लॉग 10 है सिलेबस के अंदर आपका। ठीक है, उन्हें भी तो बताना कि किसकी कहां तक कितनी वैल्यू है भाई। ठीक है, बेस 10 के अलावा और कोई आपको वैल्यू केमिस्ट्री में तो देंगे नहीं, फिजिक्स का मुझे पता नहीं कि दे दें या ना दे दें, लेकिन वैसे फिजिक्स में भी नहीं मिलती यार। ठीक है, लेवल ही आपको, नीट में तो देते नहीं बेस 10 के अलावा कोई और वैल्यू, पता है वो उल्टी कर देगा वहां पे, बदतमीजी दिखा देगा एकदम से बच्चा, ठाकुर भानु प्रताप वाली खीर खा लेगा जहर वाली, और फिर खा उल्टे कर देगा, आ गया लॉग 10 के अलावा है। ऐसा नहीं होता भाई, समझ में आ रही बात है भाई? हाँ, खीर खा रखी भाई उन्हें सूर्यवंशम में। ठीक है, चलो, और फिर खीर खाने के बाद में उसे हीरा ठाकुर को बचाने भी आ गया था, और इतनी भीड़ में कहां को आया किसी को नहीं पता लगा आज तक के, देखिए। चलो खैर भाई, यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी, कोई शंका? अब इसके बाद में क्या कराएं, हाफ लाइफ करो तो करो भैया, हाफ लाइफ चलेगा। तो इक्वेशन मेरे पास में क्या, मैं ओवरऑल इक्वेशन एक साथ लिख दे रहा हूं, मैं ओवरऑल इक्वेशन लिख देता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सबसे पहले हमने क्या करी, ln ऑफ ct इज इक्वल टू माइनस का kt प्लस ln ऑफ c नोट करी क्या। दूसरी इक्वेशन हमने लिखी ln ऑफ c नोट माइनस ln ऑफ ct इज इक्वल टू प्लस का kt। तीसरी इक्वेशन लिखी k इज इक्वल टू 2.303 लॉग टी में लॉग सी नोट बाई सी टी आ गया। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? अरे बोलो भाई, क्लियर है? तो ये हमारी क्या है, हमारी 3 इक्वेशन बेटा हमारी निकल करके आ जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात है? अरे कोई दिक्कत है? चलो अब मैं उठा लेता हूँ ये वाली इक्वेशन। ले भैया, क्या ले ली मैंने, ln ऑफ सी नोट माइनस ln ऑफ सी टी इज इक्वल टू kt ले लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात है? हालांकि हम तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स चलेगी हमारी। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि मैं यहाँ पर सी नोट की जगह सी नोट बाई 2 रखूंगा, सी नोट से सी नोट कटेगा, वो 2 पर पहुंच जाएगा, वो 0.3 वैल्यू आएगी, उसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ, नहीं टाइम तो लगेगा, वो तो करना करके तो दिखाना पड़ेगा तुम्हें। फिर तुम्हारा टी की जगह टी हाफ रखूंगा, फिर टी हाफ तुम्हारा वहां ले जाऊंगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, लो इसे लो से कर देता हूँ, कभी एलन में आप हो जाओ, होना तो वैसे चाहिए नहीं, मैं इसी से कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास में क्या है, अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट पीरियड के लिए। किसके लिए बात करेंगे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट पीरियड के लिए अब हम क्या करेंगे भाई, बात करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? चलिएगा, वो दिक्कत क्या है, इक्वेशन हमारे पास में क्या है, ये हाफ लाइफ का मतलब वह टाइम पीरियड जिसमें टी को हम क्या लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे, जिसमें जो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, वो सॉरी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है सीटी, वो इनिशियल का क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। यही लिखा भाई मैंने, है भाई? अबे यही लिखा क्या, तो ये क्या हो जाएगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात भाई यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करे क्या करे क्या करे, इसी में रख दो, नीचे वाला फॉर्मूले में इसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, तो के की वैल्यू, के का फॉर्मूला मेरे पास में क्या है, के तो एज इट इज रखा जाएगा, हाँ या ना, 2.303 ऐसा का ऐसा ही, टी की जगह क्या लिख दूं मैं, टी हाफ। कोई दिक्कत वाली बात है? लॉग सी नोट अपॉन सी नोट बाई 2 करूंगा, सी नोट बाई 2 करूंगा, 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, सी नोट से सी नोट खत्म, वैल्यू क्या बनी हमारी है, log 2, और log 2 की वैल्यू जो होती है हमारी, वो होती है 0.3। कितनी होती है भाई, 0.3। कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान सुनिएगा, तो अगर मैं यहां से टी हाफ को उधर ले जाऊं, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा भाई, 2.303 इंटू में क्या आ गया, 0.3 डिवाइडेड बाई क्या आ गया हमारा, के आ गया। और अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 आएगा ना, 3 0 0, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ऐसे ही आ गया क्या? अबे नहीं, 0 गलत लग गई, पॉइंट गलत लग गया हमारा। ठीक है,
हाँ तो क्या है हमारा 3 तिया 9, 3 0 0, 3 तिया 9 और 3 दूनी क्या है 6 है और 1 1 2 3 4 1 तो 0.69 आ गया। समझ में आ रही बात? तो ये आपकी वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगी, ये आ गई। और इसको एग्जैक्टली जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 0.693 अपॉन के। किसकी वैल्यू है भैया? ये टी हाफ की वैल्यू है। कुछ कहानी समझ में आई यहाँ पर? क्या समझ में आई कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। भाई ये सी नोट की पावर क्या है? 0 आ गया। समझ में आ रही बात? सी नोट की पावर क्या है? 0। ऊपर 0 का मतलब क्या है? ऊपर 0 का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंड नहीं करता। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये क्या है? ये हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। क्या है भाई? इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आया कि नहीं है? तो आपके यहां से 4 तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो, एक हाफ लाइफ कैलकुलेट करो, एक फाइनल कंसंट्रेशन निकालो, एक इनिशियल कंसंट्रेशन निकालो। ज्यादातर डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से आपका बनता है, ध्यान रखिएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बनता है और वो बनता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। किसके बारे में बात करेंगे भैया? हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो ये क्या है भाई हमारा? ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बोले तो ता होता है बच्चों, ते ता होता है के। अब एक जनरल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको, वैसे तो आप अलग अलग निकाल लेंगे। एक जनरल फॉर्म लिखिएगा, देखिएगा रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। अरे होगी कि नहीं होगी? ठीक है भाई। कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट बोला जाएगा ना, तो मोल पर लीटर। और इधर क्या ले लोगे हम? पर यूनिट टाइम में टाइम इनवर्स। और मोल पर लीटर में केवल 1 - n याद कर लीजिएगा बस, इससे अलावा और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई? एन की जगह ऑर्डर कर दो। ये शॉर्ट ट्रिक है जो नीट में बताई जाती है। ठीक है, एग्जाम में मत लिख के आना, एग्जाम में डायरेक्ट आप कैलकुलेट करना, मतलब डायरेक्ट आप यूनिट लिखना। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा एन की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 1 - 0 होगा नहीं होगा? तो यूनिट क्या बैठेगी? मोल पर लीटर टू द पावर 1 होगा या नहीं होगा? और टाइम की जगह क्या लूंगा मैं? सेकंड लूंगा। तो सेकंड इनवर्स यहां पर हमारा बन जाएगा। तो ओवरऑल बनेगा कि मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। यहां तक कहानी समझ में आई भाई? अरे समझ में आई? चलेगा। सेकंड देखिएगा सर, अगर मैंने n की वैल्यू क्या लिख ली? 1 लिख ली, तो मैं क्या करूंगा? 1 - 1 इज इक्वल टू 0। 1 - 1 0, 0 जिसकी पावर 0 उसका 1, और 1 में केवल क्या बचा? टाइम इनवर्स। तो क्या बच गया हमारा? ये सेकंड इनवर्स हो गया। सर हमारे जैसे कि खाज है, तो क्या हम n = 2 को भी कर सकते हैं क्या? हाँ, तो खाज को भी, मतलब ये कि मजा आता है भाई जब खाज लगती है। तो खाज लगी हमारे, हमने क्या कर दिया? n = 2 कर दिया। तो 1 - 2 क्या बचा? 1 माइनस का 1 बचा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मोल पर लीटर टू द पावर माइनस का 1 और सेकंड इनवर्स हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान सुनिएगा। तो कहानी क्या हो? कहानी ये हुई कि मोल इनवर्स में आ गया, और लीटर तो जो खुद पहले से ही नीचे था वो ऊपर जाके क्या प्लस में हो जाएगा। नहीं समझे बात? समझ गए ना? तो ये भाई मोल ऊपर है, माइनस में रहा, ये नीचे लीटर था ना, तो लीटर किस में हो गया? लीटर इनवर्स में। अब इसकी भी पावर -1 करोगे तो +1 हो जाएगा। तो इसकी यूनिट बन जाएगी हमारे लीटर, मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बस इतना ध्यान रखिए। और ज्यादा खाज उठ गए =3 में निकाल दो करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जामिनर के खाज उठनी चाहिए, हमारे पास में हर चीज का सॉल्यूशन है कि k = ये। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये क्या था भैया? ये था हमारा यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट, जिसको हमने क्या कर लिया? पूरा कर लिया। ठीक है, और लगे हाथ यहाँ पर एक समरी और लिख देता हूं कि इसके लिए जो हमारा रेट, इसके लिए जो हमारे उसकी वैल्यू इंटीग्रेटेड रेट लो है, वो बनेगा हमारा CT = माइनस का KT प्लस का क्या बनेगा? C0 बनेगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि CT - C0 = क्या बना? माइनस का KT बना। समझ में आ रही बात? क्लियर है? या फिर इसको मैं लिख सकता हूं कि C0 - CT = क्या बन गया? KT बन गया। इसके लिए क्या बनेगा? ln of CT = ln of CT - ln of C0 = माइनस का KT। या फिर लिख सकता हूं ln of C0 - ln of CT = प्लस का KT। या फिर K का फॉर्मूला यहाँ पर निकाल सकते हैं 2.303 / 10 रोज T log C0/CT आ गया। बस इतनी कहानी हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक हमारा और बचता है, उसके बाद में जितना आपके लिए जरूरी है वो चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। एक टॉपिक और आता है रेनियस इक्वेशन। तो जो बच्चा इतना बिल्कुल परफेक्ट करके तैयार कर लेगा, वो आके मेरे से बाद में रेनियस इक्वेशन को समझ के चले जाना। आ रही बात समझ में? क्लियर है? जो बच्चा इतना टॉपिक तैयार कर ले, क्योंकि बेटा क्रैश कोर्स चल रहा है, रेगुलर
क्लास नहीं है, तो मुझे कुछ टॉपिक ऐसे स्किप करने पड़ेंगे जो आपके लिए आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे। टॉपिक आपके और भी हैं, उससे इजी भी है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपका अरहेनियस वाला टॉपिक केवल वही बच्चा मुझसे आगे समझ लेना बाद में, जो कि क्या है, जिनके यहां तक की चीजें क्लियर हो जाएंगी। 99% क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, बड़ा रेयर मतलब 1% है, उससे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर है, चलेगा। एक टॉपिक और है हमारा, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भाई हमारा मॉलिक्यूलैरिटी। क्या नाम है भैया? मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? मॉलिक्यूलैरिटी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं कुछ एक पॉइंट्स है, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। ठीक है, नोट्स के अंदर मॉलिक्यूलैरिटी क्या है कि पहली तो डेफिनेशन वही है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आ रही, कि एक रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है। अच्छा, मॉलिक्यूलैरिटी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। किसके लिए होता है? सिंगल स्टेप या फिर जो एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री को हम क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं, उनके लिए वैलिड होता है। सर अगर एक से ज्यादा स्टेप हुए तो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइन स्टेप कंसीडर किया जाएगा और वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को भी क्या करता है भाई? डिसाइड कर देगा। मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि किससे अलग है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आपका बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर ऑफ वैल्यू आएगा, ऑर्डर में तुम्हारा फ्रैक्शन में भी आ सकता है, निकाल के दिखाता है 3/2 7/2 3.5 आया था, तो ऑर्डर तुम्हारा फ्रैक्शन में भी आ सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी बेटा आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो फ्रैक्शन में नहीं होगा, होल नंबर वैल्यू होगा। अगर एक से ज्यादा स्टेप है तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वही रिएक्शन की क्या करेगी? मॉलिक्यूलैरिटी को एक्सप्लेन करेगा। मैक्सिमम 3 तक पॉसिबल है और मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर हम इसे नहीं निकाल सकते अनटिल एंड अनलेस जब तक हमें रेट डिटरमाइन स्टेप का ना पता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, और ये क्वेश्चन तो चलो मैं दूंगा, जाओ एक क्वेश्चन लीक कर दिया, क्वेश्चन लीक कर दो, इसका कर दो इस टेस्ट का क्वेश्चन लीक। 3-4 इक्वेशन मिलेंगे, डिफरेंशियल रेट और लिखना आपको उस पूरी इक्वेशन का। समझ में आ रही बात? क्लियर है? क्वेश्चन मिलेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का और रेट ऑफ फॉर्मेशन का। आ रही बात समझ में? 2 टाइप हो गए। तीसरा क्या मिलेगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लो है वो बताना और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ बतानी। जाओ पेपर लीक, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, ये तैयार कर लो जाके, क्योंकि एग्जाम में भी इन्हीं में से आता है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? छोटा सा चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलरेडी मैं आपके चारों लेक्चर क्या कर चुका हूं, कल अपलोड कर चुका हूं। कल आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलोंग विद केमिकल काइनेटिक्स का क्या होगा भाई? टेस्ट होगा। अगर आप लेट आओगे, खासकर बेटे तू ध्यान से सुन ले भाई साहब, अगर आप लेट आओगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। समझ में आ रही बात? लेट आना वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपना शार्प, ध्यान सुनिएगा, कल का पेपर आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। दो चैप्टर है ना, तो कल का पेपर किस फॉर्म में मिलेगा? प्रिंटेड। पहले भी तो प्रिंट फॉर्म में ही आता शायद। अच्छा, प्रिंट में मिला था, तो हाँ फिर ठीक है, क्रैश कोर्स में प्रिंट में देते हैं। कल का पेपर आपको क्या मिलेगा? प्रिंटेड फॉर्म में, तो आपका आएगा ही वो करके। ठीक है, और अब मुझे एक बात बताओ, चलो खैर इसके बाद में यहां तक बताओ, समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई दिक्कत वाली बात है? इसी के साथ हमारे यहाँ पर आज के मुख्य समाचार क्या हुए? समाप्त हुए। कैमरा बंद कर दो, कुछ बात करनी है।